अब हम किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध जो है वो प्राप्त करेंगे। किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक होता है केसीएल का, एक होता है केसीएल का और एक होता है केवीएल का। तो केसीएल मतलब होता है धारा का नियम, यानी आने वाली धाराओं का योग, किसी संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के। ठीक है, ये तो हो गई मान लो आने वाली और ये हो गई जाने वाली। केवीएल का नियम ये कहता है कि सिग्मा जो आईआर होता है, यानी प्रतिरोधों के संगत जो वोल्टता आती है वो सेलों के विद्युत वाहक बलों के बराबर होती है। तो अपन इन दोनों का नियम लगा के, हम किरचॉफ का नियम लगा के संतुलन का प्रतिबंध ज्ञात करेंगे। किसके लिए? व्हीटस्टोन सेतु के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को चित्र बनाना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चित्र अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो देखो, चित्र बनाने का आसान तरीका ये, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर टर्मिनल ले लिया, एक टर्मिनल ये है ए बिंदु, ठीक है, और एक टर्मिनल आपने यहाँ पे ले लिया ए बी सी आएगा, यहाँ पे सी ले लिया। इससे आप क्या करो, एक बाह्य स्रोत यानी एक बाह्य बैटरी को जोड़ दो, बैटरी, और यहाँ पर एक कुंजी लगा दो K1 और इसको आप कनेक्शन कर दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, व्हीटस्टोन सेतु बनाना है। व्हीटस्टोन सेतु का मतलब है समांतर चतुर्भुज की रचना बनानी है। तो समांतर चतुर्भुज आप कैसे बनाओगे, इनका सेंटर, इन दोनों पॉइंटों का सेंटर ऊपर जाएगा, यहाँ पर आपको एक पॉइंट यहाँ लगाना है, इतनी डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद में आप यहाँ से लाइन से प्रतिरोध बना दो, ये जोड़ दिया, इधर से प्रतिरोध बना के ये जोड़ दिया, इधर से प्रतिरोध बना के ये जोड़ दिया और इधर से प्रतिरोध बना के ये जोड़ दिया। ठीक है, ये बन गया समांतर चतुर्भुज लगभग। अब ये जो प्रतिरोध है, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ मैं। ये जो प्रतिरोध है इसको नाम दिया PQ, क्या नाम दिया इसे? P, इसे P नाम दिया, इसे Q नाम दिया, इसे R और इसे S। ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि PQ जो है वो ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और R जो है परिवर्तित प्रतिरोध होता है, S जो है अज्ञात प्रतिरोध होता है। फिर इनको A के बाद में यहाँ पे B, फिर ये C और ये D, ये D भुजा हो गई। और BD भुजा जो है गैल्वेनोमीटर भुजा है, यानी आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को जोड़ोगे और यहाँ पर भी एक कुंजी को लगा दोगे। ठीक है, इस कुंजी का नाम दे देंगे K2 और ये BD पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये व्हीटस्टोन सेतु का चित्र बन गया पूरा, व्हीटस्टोन सेतु का। अब हमें किरचॉफ का नियम लगाना है, तो इसमें धारा भी बतानी पड़ेगी, वोल्टता भी बतानी पड़ेगी। तो इस बैटरी का विभवांतर V है, कितना है? V। इससे धारा जा रही है I और I धारा इस बिंदु A पर पहुंचती है तो दो भागों में बढ़ती है, क्योंकि संधि बिंदु पर I धारा आ रही है। तो इस शाखा में, AB शाखा के अंदर जो धारा जाएगी वो अपन ने माना I1 है, और AD शाखा के अंदर जो धारा जाएगी उसे अपन ने माना I2 है। ये I1 है और ये I2 है। अब ये जो I1 है बिंदु B पर पहुंचती है, तो बिंदु B पर पहुंचते ही अभी अपन ये मान रहे हैं गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य नहीं है। क्या मान रहे हैं अपन? क्योंकि हमें तो विक्षेप की स्थिति लाएंगे फिर जाके अपन पता लगाएंगे। धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, अभी बिंदु B पर I1 धारा पहुंची, I1 धारा आ रही थी तो I1 धारा यहाँ पे पहुंची, I1 धारा यहाँ पे पहुंची तो I1 में से कुछ धारा जो है इस वाली शाखा के अंदर चलेगी। जैसे मान लो एक पाइप लगा हुआ है जिधर से 5 लीटर पानी आ रहा है, तो 2 लीटर पानी इधर चला गया, तो इस शाखा के अंदर कितना जाएगा? 3 लीटर जाएगा। तो इसी तरीके से मान लो I1 धारा यहाँ पहुंची, I1 में से कुछ भाग इधर नीचे की तरफ चला गया गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर में गया है तो उस धारा का नाम अपन बोलेंगे I और G। G क्यों बोला? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जाने वाली, इसलिए इसको IG बोला। और I1 धारा तो ऊपर जा ही रही है, I1 में से कितनी कम हो गई? IG। तो इस शाखा में कितनी जाएगी? I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। इस शाखा में धारा कितनी जाएगी? I1 माइनस IG। दोबारा समझ लेना भाई, A से B में I1 धारा आ रही थी, I1 में से IG धारा नीचे चली गई, बची कितनी? I1 माइनस IG, वो जाएगी इस शाखा के अंदर, I1 माइनस IG। अब I1 माइनस IG जो है B से C शाखा के अंदर जाएगी। अब नीचे वाली शाखा में आ जाओ, A से D शाखा के अंदर जो है, इसके अंदर जो है I2 धारा जा रही है, तो I2 धारा यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक पहुँची। ऊपर से देखो IG धारा आ रही है, कौन सी धारा आ रही है? IG। तो ऊपर से IG धारा आ रही है, तो इधर से I2, इधर से IG, एक ही बिंदु पर आ रही है, आने वाली धाराएं जुड़ जाती है तो I2 प्लस IG, तो इतनी धारा इधर जाएगी, तो I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, यानी इस शाखा के अंदर जो धारा जाएगी वो जाएगी I2 प्लस IG। क्या जाएगी?
I2 प्लस IG। इस तरीके से अपन ने इस चित्र के अंदर धाराएं कितनी जा रही है, क्या जा रही है, वो सब कुछ बता दिया। बताने के बाद में अपन संधि बिंदु ए पर, संधि बिंदु ए पर KCL का नियम लगाने पर, KCL का नियम लगाने पर, अब हम यहाँ पे KCL का नियम लगाएंगे। तो KCL का नियम क्या कहता है, आने वाली धारा कौन सी है I, जाने वाली धारा कौन सी है I1 प्लस I2। तो हम कह सकते हैं कि इस धारा I का जो मान है वो I1 और I2 के योग के बराबर है। ऐसा ही आप सभी बिंदुओं पर लगा सकते हो, सभी पे लगा सकते हो, हमने केवल यहाँ पे लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे अब अपने को क्या लगाना है, अब अपने को लूप का नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है, लूप का नियम, यानी किरचॉफ का दूसरा नियम, लूप का नियम, या फिर आप इसे वोल्टता का नियम भी कह सकते हो, वोल्टता का नियम, जो कि किरचॉफ का दूसरा नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो लूप का नियम लगाने से पहले आप लोगों को लूप पता लगाना होगा कि कितने लूप है। तो लूप का मतलब होता है एक बंद आकृति। तो देखो बंद आकृति आप यहाँ पे देखोगे जिसके अंदर प्रतिरोध भी आए और सेल भी आए, गैल्वेनोमीटर सभी आए। तो ए देखो, इसके अंदर दो लूप बनेंगे, ए से चलेंगे बी पे, बी डी और ए। तो एक लूप तो बन रहा है हमारे पास में ए बी डी ए। ठीक है, ए बी डी ए, एक लूप तो ये बन रहा है, इधर लाइन खींच देता हूँ। एक लूप कौन सा बन रहा है, एक लूप बन रहा है बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से बी जाएंगे। तो एक लूप बनेगा बी सी डी बी। अब दोनों लूपों के लिए अपन KVL का नियम लगाएंगे, यानी लूप का नियम, जिसे अपन KVL का नियम बोलते हैं। तो KVL का नियम मैंने अभी आपको बताया, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E होता है। अगर सेल है ही नहीं तो उसका वोल्टता का मान 0 आएगा, अगर है तो मान आएगा, नहीं है तो 0 आएगा। तो देखो ABDA के लिए, यानी इस लूप के लिए, इस लूप के लिए, अब इस लूप में हम एक डायरेक्शन मानते हैं, उसी डायरेक्शन में अपन चलेंगे। तो अपन ने मान ली कि अपन इस लूप के अंदर क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी इस घड़ी की दिशा में चलेंगे, यानी ए से बी जाएंगे, बी से डी जाएंगे, डी से ए जाएंगे, ऐसे अपने को चलना है, ऐसे अपने को चलना है। तो इसके लिए एक चिन्ह परिपाटी होती है, वोल्टताओं का मान अपने को प्लस में कब लेना है, माइनस में कब लेना है। तो इसके लिए एक चिन्ह परिपाटी होती है, और वो चिन्ह परिपाटी बहुत आसान है। देखो कैसे, अगर अपन प्रतिरोध, जैसे ये प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध में धारा I इस तरफ जा रही है और हम भी इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वोल्टता का मान आपको प्लस में लेना है। धारा की दिशा में आगे बढ़ने पर वोल्टता का मान प्लस लेना है। और अगर इसके विपरीत जा रहे हो, धारा इधर जा रही है और आप इसके उल्टा चल रहे हो, तो वोल्टता का मान माइनस में लेना है। किसमें लेना है, माइनस में लेना है। अब इसके अंदर सेल दे ही नहीं रखा, तो सेल के लिए मैं आपको नहीं बता रहा, केवल इतना सा ध्यान रखना है। अब आ जाओ ABDA के लिए, इस वाले लूप के लिए ABDA हम चलेंगे सबसे पहले A से B की ओर, A से B की ओर, A से B की ओर गए तो धारा की दिशा भी इधर और हम भी इसी तरफ जा रहे हैं, तो वोल्टता का मान आएगा प्लस में। किसमें आएगा, प्लस में। और वो वोल्टता कितनी होगी, A से B की, तो ये मैंने लिख दिया। अब आ जाओ B से D की ओर, नीचे की तरफ जा रहे हैं, धारा भी नीचे जा रही है, देखो तीर का निशान, धारा भी नीचे और हम भी नीचे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वोल्टता का मान प्लस में, यानी धारा के दिशा में आगे बढ़ने पर वोल्टता प्लस में आती है। तो B से D, इसका नाम क्या दे देंगे, B से D। समझ में आ रहा है, B से D हो गया। देखो फिर अपन इसी लूप में इधर चलेंगे D से A, तो D से A जाएंगे तो धारा की दिशा देखो A से D हो रही है, यानी नीचे की तरफ आ रही है धारा, तो और हम ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब विपरीत चल रहे हैं, और विपरीत चलेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। जैसे मैंने बताया कि धारा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ने पर वोल्टता माइनस में आती है, तो माइनस का VDA। ठीक है, हो गया। यहाँ से चला, यहाँ पे आ गया, बिंदु ए पर वापस पहुंच गए। क्या इसके अंदर कोई सेल दे रखा है क्या, ऐसा कोई सेल दे रखा है क्या, नहीं। तो इधर की जो सिग्मा ई, सेल का विद्युत भाग बल जो आता है, यानी ई बराबर यही होता है, तो इधर तो है ही नहीं कुछ भी, इस वाले लूप में तो कोई सेल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इधर का मान 0 रख देंगे। इधर का मान क्या रख देंगे, 0। अगर सेल होता तो अपन मान उसके हिसाब से रखते हैं, लेकिन है ही नहीं तो क्या रखेंगे, 0। अब V क्या होता है ओम के नियम से, IR। क्या होता है, IR। तो आप AB शाखा के अंदर देखो, धारा कितनी आ रही है, I1, प्रतिरोध कितना है, P। तो प्रतिरोध का गुणा धारा से कर देंगे तो वोल्टता आ जाएगी A से B के बीच में, तो A से B के बीच में वोल्टता आएगी I1 P
प्लस बी से डी के अंदर कितनी आएगी, हमने माना ये जी यहाँ पे जो जी है ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। अगर कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है और इसमें से धारा IG आ रही है, अगर धारा IG आ रही है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, तो वोल्टता क्या हो जाएगी, वोल्टता हो जाएगी IG गुणा कैपिटल जी माइनस डी से ए में देखो धारा, इधर अपने को धारा चिन्ह तो लगा ही लिया अपन ने, I2 गुणा आर, धारा गुणा प्रतिरोध, तो I2 गुणा आर बराबर 0, बराबर क्या हो गया 0। अब ये का ये लूप नियम अपन किस में लगाएंगे, दूसरे वाले में। दूसरे वाले में भी अपने को कैसे चलना है, क्लॉकवाइज ही चलना है। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। तो देखो बी सी डी बी, अपन चलेंगे बी से सी, तो बी से सी के अंदर वोल्टता का मान क्या आएगा, अगर धारा के दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, देखो धारा बी से सी जा रही है और मैं भी बी से सी की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, तो वोल्टता का मान आएगा प्लस में, और इसका नाम दे देंगे अपन बी सी। अब आ जाओ इस तरफ सी से डी में, देखो तीर का निशान तो जा रहा है डी से सी की ओर और हम बढ़ रहे हैं सी से डी की ओर, तो इसका मतलब विपरीत चल रहे हैं, धारा तो जा रही है ऊपर और हम जा रहे हैं नीचे की ओर, हम तो ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब विपरीत जा रहे हैं, तो माइनस का बी सी डी। फिर देखो धारा बी से डी की ओर नीचे की ओर आ रही है और हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इधर से घूम के आए ऊपर जा रहे हैं, और धारा नीचे जा रही है तो विपरीत जा रहे हैं, तो विपरीत जा रहे हैं तो वोल्टता का मान आएगा माइनस में, तो यानी डी बी माइनस में आएगी। दोबारा समझना, देखो इधर धारा विपरीत है, इधर जा रही है, हम नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो माइनस, धारा नीचे आ रही है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस, और सेल नहीं है तो वोल्टता का मान 0, विद्युत भागबल का मान क्या आ जाएगा इधर 0। यहाँ तक लिखा हुआ समझ में आ गया होगा। ये का यही तरीका यहाँ पे लगाएंगे, धारा कितनी है और प्रतिरोध कितना है, तो धारा इधर है I1 माइनस IG गुणा प्रतिरोध Q, क्योंकि B से C के बीच में वोल्टता आएगी धारा गुणा प्रतिरोध, ये लिख दिया। C से D के बीच में वोल्टता कितनी आएगी, धारा गुणा प्रतिरोध, तो धारा कितनी है I2 प्लस IG, माइनस का चिन्ह तो यही I2 प्लस IG मल्टीप्लाई में प्रतिरोध S, फिर माइनस प्रतिरोध गुणा धारा, प्रतिरोध गुणा धारा माइनस IG गुणा कैपिटल G बराबर 0, कैपिटल G बराबर 0। तो ये हमने समीकरण बना लिया। ये समीकरण अपन नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। क्या दे देते हैं, 1 और 2। तो एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ तक का बिल्कुल सही चल रहा है क्या। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, संतुलन की स्थिति लगाएंगे। क्या लगाएंगे, संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में यानी संतुलन की स्थिति में मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, संतुलन की स्थिति में IG का जो मान होता है वो 0 होता है। IG का मान क्या होता है 0, IG का मान 0 होता है। अब ये 0 कब आएगा ध्यान देना, यानी बिंदु B और बिंदु D पर विभवांतर का मान समान समान हो जाएगा। यानी IG का मान 0 कब आएगा, जब बिंदु B पर विभवांतर और बिंदु D पर विभवांतर अगर बराबर बराबर हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में धारा बहेगी ही नहीं, क्योंकि जब आवेशों में अंतर ही नहीं होगा तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। ठीक है, क्योंकि जब पानी जब बहता है तो दोनों का लेवल एक उच्च होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए। इसी तरीके से आवेशों के बहने के लिए, विद्युत धारा का बहने के लिए उच्च विभव और निम्न विभव होना चाहिए। लेकिन अगर बिंदु B पर वोल्टता और बिंदु D पर वोल्टता का मान समान हो गया तो IG का मान क्या हो जाएगा 0, IG का मान हो जाएगा 0। अब अपन क्या करेंगे, संतुलन की स्थिति अपन ने प्राप्त कर ली, तो इसका मतलब अब IG का मान 0 हो गया। तो समीकरण नंबर 1 व 2 में IG बराबर 0 रखने पर, IG बराबर 0 रखने पर अब अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 में IG का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो देखो पहला समीकरण क्या बन जाएगा, पहला समीकरण I1P तो ऐसे कैसे आएगा, प्लस एक बार देख लेते हैं I1, हाँ ठीक है, I1P ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे IG का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, बचा क्या, बचा यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ये तो क्या हो गया 0, बचा माइनस का I2R बराबर 0। ठीक है, अब पक्षांतरण कर दो, माइनस के I2R को इधर भेज दो, तो I1P बराबर I2R, ये समीकरण नंबर हो जाएगा अब तीसरा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इधर समीकरण नंबर 2 में भी IG का मान क्या रखेंगे 0,
तो यहाँ पर आई जी का मान क्या रखा, 0 0 रखा, तो I1 माइनस 0 करेंगे तो I1 ही आएगा, और I1 ये मान 0 हुआ तो I1 माइनस 0 I1 ही आया। I1 का मान, I1 का गुणा Q से किया तो I1 Q हो गया, माइनस का चिन्ह I2 प्लस IG का मान 0 रखा तो I2 रहा, I2 का गुणा S से किया तो I2 S हो गया, माइनस अब IG का मान ही 0 है तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बराबर में क्या है, 0। पक्षांतरण करो, I1Q इधर और I2S इधर, तो ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब क्या करना है, अब आप लोगों को समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 का भाग लगाना है। तो यहीं देख लो, समीकरण नंबर 3 में भाग लगाना है समीकरण नंबर 4 का। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, I1P बराबर I2R। देख लो, ये मैंने उठा के यहाँ रखा, भाग लगा रहे हैं तो LHS RHS का भाग लगेगा। समीकरण नंबर 4 का LHS क्या है, I1Q बटा RHS क्या है इधर, I2S। देखो I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो बचा P बटा Q बराबर R बटा S। ये जो आ गया यही है व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। P बटा Q बराबर R बटा S। इसका मतलब ये है कि इन दोनों भुजाओं का प्रतिरोधों का अनुपात बराबर बराबर होगा, तब जाकर इसमें से धारा का मान 0 रहेगा। इसीलिए इसे शून्य विक्षेप विधि भी बोलते हैं, और यह इस तरीके से व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध प्राप्त हो जाता है। इस सूत्र की सहायता से आप अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे, P और Q ये दोनों मान तो आपको ज्ञात होंगे, ठीक है। R जो है परिवर्तित, यानी परिवर्तित कितना परिवर्तन किया उसका मान रखेंगे, S का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से S का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा S बराबर उल्टा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बटा P मल्टीप्लाई में R। तो आप इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि Q और P का मान तो आपको ज्ञात होगा, और R का मान बदलेंगे तो क्या आएगा, जो मान आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर मेरी बात। तो ये आप ज्ञात प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है यानी P बटा Q बराबर R बटा S, इसका उपयोग जो है अपन मीटर सेतु में करते हैं। किस में करते हैं, मीटर सेतु में। मीटर सेतु में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत काम में लिया जाता है कि P बटा Q बराबर R बटा S होता है। बाकी बोर्ड एग्जाम 2024 के हिसाब से मीटर सेतु को हटा दिया गया है, विभव मापी को हटा दिया गया है। फिर भी आप लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए कि मीटर सेतु में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत काम में लिया जाता है। इसके सहायता से ही वहाँ पर भी अपन जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, और उसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, इसलिए उसे मीटर सेतु बोला जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर आपको वास्तव में ये समझ में आया है तो आप इसे वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में आपका जो भी कोई डाउट हो या आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डालना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, औरों को भी बताओ। ऐसे ही मैं और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो इस तरीके से मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने की संभावना होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।